आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी, एक सत्य घटना के बारे में जाना। जब उस कहानी को मैंने सुना, पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस घटना को हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मुझे अभी ये पता चल रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये कहानी नहीं पता होगी, ये घटना के बारे में जानकारी नहीं होगी। तब मैंने फैसला किया कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और जिन लोगों को ये कहानी नहीं पता है, ये घटना के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक ये घटना पहुँचाऊँ, ताकि जो अंधविश्वास इस घटना से जुड़ा हुआ है, वो अगर थोड़ा बहुत भी किसी के दिल में है, दिमाग में है, तो वो दूर हो सके। एक व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ एक शमशान घाट में अपनी 14 वर्ष की बेटी को लेकर जाता है और वहाँ के जो रखवाला होता है, उससे कहता है कि मुझे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कहता है। वो बहुत रो रहा होता है, बिलख-बिलख कर रो रहा होता है। दोनों भाई जाते हैं उस बच्ची को लेकर अंतिम संस्कार करने। वहाँ के जो केयर टेकर हैं, वो उनसे सवाल करता है कि आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने केवल 2 ही लोग क्यों आए हो? उस पर वह व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी को एक ऐसी गंभीर, बहुत ही गंभीर बीमारी है, इस बीमारी को छूने मात्र से ही दूसरे तक फैल सकती है। इसीलिए हम दोनों भाई आए हैं, आप इसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दीजिए, वरना ये बीमारी किसी और को भी फैल सकती है। इतना सुनते ही वहाँ का रखवाला उस लाश की तरफ देखता है और उसमें से बहुत ही गंदी दुर्गंध और कीड़े बाहर आ रहे थे। ये देखते ही वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी पुलिस को बुलाए, वह वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करते ही वो दोनों भाई अपने घर आते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं, उस बच्ची की माँ अपने पति से सवाल करती है कि मेरी बेटी कहाँ है? आप तो उसका इलाज कराने को गए थे। तब वो पति अपनी पत्नी को रोते हुए बताता है कि हमारी बेटी को एक ऐसी बीमारी हो चुकी थी, जिससे उसके शरीर में कीड़े निकल रहे थे और वह अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। मजबूरन मुझे अपने बड़े भाई के साथ जाकर उसकी अंतिम संस्कार करना पड़ा। इतना सुनते ही माँ को यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी अभी तो कुछ दिन पहले ठीक थी। ऐसा भी क्या हो गया जो उसकी मौत हो गई और हमें अब पता चल रहा है जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हम नहीं बता सकते थे, ऐसा था। मगर वो माँ यकीन करने को राज़ी नहीं थी। वो फ़ौरन अपने पिता, जो कि उस बच्ची का नाना होता है, उनको बताती है फ़ोन करके कि ऐसा हो चुका है, मेरी बेटी के साथ ज़रूर कोई घटना घटी है, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता। इसके बारे में हमें पता करना चाहिए। उसके नाना फ़ौरन इस बात को सुनकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी तरह से पूछताछ चालू करते हैं कि ऐसा क्या हो, अपने दामाद से पूछते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया? ऐसा क्या हो गया जो उसकी अचानक मौत हो गई? 14 वर्ष की बच्ची 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब वह पिता रोते-रोते कहता है कि हम मजबूर हो गए थे, उस पे बाहरी साया था, भूत-प्रेत ने उसे ऐसी बीमारी दे दी थी। वो अपनी तरफ से बहुत सारी कहानियाँ सुनाने लगते हैं, मगर उसके नाना उसकी किसी भी कहानी पे यकीन करने से मना कर देते हैं और उसके बाद वो पुलिस का सहारा लेने का फैसला करते हैं। वह जाते हैं पुलिस के पास और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताते हैं कि उनकी नवासी के साथ आखिर हुआ क्या, उन्हें जानना है। ये दोनों भाई गए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, हमें पता ही नहीं उसके साथ उसको ऐसी कौन-सी बीमारी हो गई, जिसको हम देख भी नहीं सके अपनी नवासी। जब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है, उनसे जब पूछताछ होती है और जब ये पूरा मामला सामने आता है, तो सच्चाई को सुनकर ना तो उसके घर वालों को यकीन होता है, पुलिस को भी यकीन होने में टाइम लगता है और जब ये बात बाहर फैलती है, तो लोगों में भी ये एक मुद्दा बन जाता है कि ऐसा कोई अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। मैं जिस घटना के बारे में बताना आपको चाहती हूँ, वो घटना है गुजरात प्रदेश के ज़िला सोमनाथ, गिर सोमनाथ की। वहाँ पर एक गाँव है, गाँव का नाम है धाबा। इस गाँव में 2 भाई थे। एक भाई का नाम है भावेश अकबरी, जो कि उस समय फ़िलहाल सूरत में रहा करता था, और उसका बड़ा भाई दीपक अकबरी, वह उसी गाँव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस गाँव में एक 14 वर्ष की बेटी भी रहा करती थी, अपने ताऊ जी, अपने पूरे परिवार के साथ। उसका नाम था धैर्य, वह 9वीं कक्षा की छात्र थी। एक दिन भावेश अकबरी को फ़ोन आता है, दीपक अकबरी अपने बड़े भाई का, कि भाई तुझे आना पड़ेगा गाँव, तेरी बेटी की तबीयत अब सँभल नहीं रही है और मुझे लगता है कि उसके मुझे पूरा यकीन है, वो कहता है कि मैं दावा कर सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई बाहरी साया है, कोई भूत-प्रेत का साया है, जिस वजह से हमारे परिवार में इतनी परेशानियाँ आ रही है, हमें इसका अब फ़ौरन इलाज करना पड़ेगा।
छोटा भाई अपने बड़े भाई की बात पे एक सेकंड के लिए भी शक नहीं करता है, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो तांत्रिक था। ये बात पूरी गांव जानती थी कि वो तंत्र मंत्र की विद्या से माहिर था। ऐसा सुनते ही वो अपने गांव लौट कर आता है सूरत से, और फिर कहता है कि बताइए क्या करना होगा मेरी बेटी को ठीक करने के लिए। तब वो भाई कहता है कि चलो इसको लेकर मेरे साथ जंगल में। वो दोनों भाई मिलकर कहीं दूर जाते हैं उस बेटी अपनी बच्ची को लेकर, और जंगल में उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। आजू बाजू दो कुर्सियां रखी जाती हैं। एक कुर्सी पर छोटा भाई बैठता है, एक कुर्सी पर बड़ा भाई, और अपने चारों तरफ वो आग जला लेते हैं। उस आग के बीचों बीच उस लड़की को अकेला छोड़कर एक भाई तंत्र मंत्र का तैयारी करने लगता है और दूसरा भाई उसे बांधने लगता है। 2 घंटे तक वो बड़ा भाई तंत्र मंत्र की जितने भी जो भी मंत्र उच्चारण होते हैं, एक तरह से काला जादू कह सकते हैं, वह करने लगता है। और दूसरा भाई वहाँ पर उसके पुराने कपड़े घर से लाकर उन्हें जलाने लगता है। ये उस उपचार का तरीका था उनका। वो पुराने कपड़े जलाने लगते हैं और वो बच्ची 14 साल की बच्ची 2-3 घंटे तक उस आग के बीच में तपती रहती है। 2-3 घंटे बाद वो लोग वहाँ से वो सब उठाकर उनका एक खेत हुआ करता था, चकली का खेत, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग उस लड़की को बैठाते हैं और उसके शरीर पे एक अजीब सा कुछ लेप लगाते हैं। ये भी उनका ही कुछ तरीका था। एक लेप लगाकर उसे बैठा देते हैं और मंत्र पढ़ने लगता है। जब वो मंत्र पढ़ने लगता है तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम अब इसको मारना चालू करो। तो वो छोटा भाई अपनी बेटी को मारने से पहले सवाल करता है कि भैया ये करना ज़रूरी है क्या? तो वह कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम अपनी बेटी को मार रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम उसके अंदर के भूत को मार रहे हो। तुम्हारी बेटी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगी। ये सुनने के बाद थोड़ा हिचकिचाने के बाद बड़ा छोटा भाई जो होता है वो अपनी बेटी को मारना चालू करता है। वो शुरुआती समय में थोड़ा धीरे से मार रहा था बच्ची की तरफ, मगर बड़ा भाई उसे कहता है तुम जितनी जोर से मारोगे उतना जल्दी ये क्रिया खत्म होगी, उतनी जल्दी भूत यहाँ से चला जाएगा। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। उसको वो मारने लगता है। वो बच्ची समझ नहीं पा रही थी कि वो लोग उसका इलाज करने आए हैं या उसे मारने। फिर भी वो कुछ समय के लिए विरोध करती, कुछ समय सहती, अपने पिता की बात मानती और वहाँ चुपचाप बैठे रहती। कुछ समय के बाद वो लोग वहाँ से जाकर दूसरे खेत में जाते हैं जो कि उनका ईख का खेत हुआ करता था। वहाँ पर जाकर वो लोग उसे पेड़ से उसके बालों को बांध देते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से वहाँ से भाग ना सके। उसके बालों को पेड़ से बांध दिया जाता है, उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है, और फिर से वो आग लगाकर अपना तंत्र मंत्र का जितना भी मंत्र उच्चारण है वो चालू कर देता है बड़ा भाई। छोटा भाई भी बीच बीच में उसकी मदद करता है किताब से देख देख कर। उसके बाद वो लोग उसे वहाँ बांध कर रखते हैं। उसके बाद जब वो हाथ पैर से मारते हैं और उस बड़े भाई को लगता है कि इससे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है मेरी उसमें इलाज में, तो वह उसको एक लोहे का रॉड ला कर देता है और कहता है कि अब तुम इससे मारो। इसकी जितनी हड्डियां तोड़ सकते हो उतनी हड्डियां तोड़ोगे तो भूत बहुत जल्दी टूट कर यहाँ से चला जाएगा। वो छोटा भाई वैसे हमेशा की तरह अपने भाई के बातों पर यकीन करके अंधविश्वास में उसकी आंखें जो जा चुकी थी, वह अपनी बेटी को मारना चालू कर देता है। वो उसकी बेटी के हाथ के पैर के पसली जगह जगह की हड्डियां तोड़ने लगता है। वह उसे कंटिन्यू बहुत घंटों तक पूरी रात मारते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह भी फिर वो कंटिन्यू कुछ देर का ब्रेक लेकर वो लोग फिर वही काम दिन भर शाम तक करते रहते हैं कि मंत्र पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए लेप लगाते हैं, फिर मारते हैं, फिर अपना ब्रेक लेते हैं। ऐसा ही दूसरा दिन भी शाम, दूसरे दिन की शाम आ जाती है। वो बच्ची लगातार पानी मांगते रहती है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। जब पिता पानी के लिए पूछता है तो बड़ा भाई जो कि तांत्रिक है वो उससे साफ मना कर देता है कि अगर ये पानी बच्ची नहीं भूत मांग रहा है, इसके अंदर की आत्मा प्रेत मांग रही है। अगर हम इसे पानी देंगे तो वो वापस जीवित हो जाएगा, उसका दम तोड़ने दो। वो पानी नहीं मिलेगा तो उसका दम, ऐसा कुछ कहकर वो उसको पानी देने से भी इनकार कर देते हैं। 3 दिन तक लगातार वो लोग उसे इसी तरह भूखे प्यासे रुक कर मारते रहते हैं, रुकते हैं, मारते हैं, रुकते हैं। रॉड से मारते हैं, डंडे से मारते हैं और कुछ कुछ और विद्या अपना तंत्र मंत्र करके उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। 3 दिन तक मार खाने के बाद अब उस बच्ची में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो विरोध कर सके या कुछ कह सके। वो एक तरह से शांत हो चुकी थी या कह सकते हैं मर चुकी थी। लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं, वो लोग चेक भी नहीं करते हैं कि हो हुआ क्या है, बस वो लोग अपने काम में लगे ही रहते हैं।
बीच बीच में वो घर भी आया करते थे, खाना पीना खाते थे, फ्रेश होते थे, फिर जाया करते थे। घर में कोई कुछ पूछता तो कहते थे हम इलाज करने जा रहे हैं। ऐसे ही तीसरा दिन की रात आती है, अब वो लोग घर आ जाते हैं और चौथे दिन से वो लोग इंतज़ार करते हैं कि भूत अपने आप ही चला जाएगा। उस बच्ची को वो लोग बीच खेत में वहीं उसी हालत में छोड़कर अपने घर में रहना चालू कर देते। ये कहानी 1 अक्टूबर को चालू हुई थी और अब 7 अक्टूबर आ चुका था। 7 अक्टूबर 2022 सुबह 11 बजे के करीब वो लोग वापस उस खेत में जाकर उस मौके पर पहुंचकर देखते हैं कि अब तो शायद भूत चला गया होगा। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस बच्ची के शरीर में से कीड़े बाहर निकल रहे हैं और वो शरीर पूरा सड़ चुका है, गल चुका है, बदबू असहनीय हो चुकी है। इतना सब देखने के बाद भी उस तांत्रिक को लगता है कि अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। वह एक गड्ढा खोदता है और उस लाश को, उस बच्ची को उस गड्ढे में लिटाकर फिर से तांत्रिक कार्यक्रम चालू कर देता है और कहता है देखना वो भूत अब कीड़ा बन के बाहर निकल रहा है, अब वो जीवित हो जाएगी। वो लगातार बहुत घंटों तक फिर से उस सड़ी हुई लाश के साथ अपना तांत्रिक विद्या चालू करता है और कुछ घंटों के बाद उस पिता को एहसास होने लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो कभी नहीं उठेगी। वो अपने भाई से कहता है कि अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, इस लाश के पास बैठना भी अब गवारा नहीं, यह नहीं उठेगी, ये बहुत पहले ही मर चुकी है। उसके बाद उसका तांत्रिक भाई हड़बड़ा जाता है और जल्द से जल्दी उसको कंबल में और एक प्लास्टिक में लपेट कर उसको फ़ौरन शमशान घाट लेके जाता है और आनन फानन में उस रखवाले को झूठी कहानी सुनाकर रोने गाने का नाटक करके आनन फानन में वह अपने छोटे भाई के साथ उसका अंतिम संस्कार कर देता है। घर लौटने के बाद जब उसका ससुर, उस पिता का, उस धैर्य के पिता का ससुर, उसका नाना जब विरोध करता है तो वो लोग बहुत सारी झूठी कहानी बताते हैं, बहुत कुछ ऐसा कहते हैं कि घर वाले यकीन कर लें, मगर उसके नाना और उसकी माँ यकीन करने को राज़ी नहीं होते हैं। फिर जब पुलिस इसमें शामिल होती है और जब वो लोग कड़ाई बरतते हैं, जब वो लोग मानने से इनकार, जब वो कहते हैं कि अगर आपने इलाज करवाया था तो हमें उस डॉक्टर के पास लेके जाइए, कुछ रिपोर्ट्स दिखाइए, ऐसी क्या बीमारी थी जो आपने छूने तक नहीं दिया लाश को, जो छूने से फैल जाती है। जब उनके पास कोई सबूत नहीं होता तो फिर उन्हें सच बताना पड़ता है और जब ये सच बाहर आता है तो उसके नाना को तो पहले यकीन ही नहीं होता कि वो अपने ही बेटी के साथ, उसका दामाद ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद जब उसकी माँ को ये पता चलता है तो वो भी मानने को इनकार करती है कि उसका पति ऐसा तो नहीं कर सकता, मगर ये सच था, उनको मानना पड़ा। कुछ दिनों के बाद ये बातें सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों पर बाहर आती है तो लोग भी ऐसे अंधविश्वास की कहानी सुनकर चौंक जाते हैं कि आज के जनरेशन में कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है, वो भी खुद की बेटी के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ। उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी, उसकी ज़रा सी उसकी तबीयत खराब थी। उस तांत्रिक ने अपने दिमाग में समझ लिया कि उसके अंदर कोई आत्मा है और उसके चलते उसको इतनी बेरहमी से मार डाला। एक बार भी उस बच्ची को पानी तक नहीं दिया गया। ये सब होने के बाद उनका कोर्ट में केस चल रहा, अभी तक केस चल रहा है। उनको क्या सज़ा मिलेगी ये अभी तक पता नहीं है, बट ज़रूर कोई ना कोई उनको सज़ा दिया जाएगा। और मेरा आप तक ये वीडियो, ये कहानी बताने का किसी भी धर्म को, जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अंधविश्वास के पीछे ना रहें, साइंस को देखें। अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका निश्चित कोई इलाज है। ये सब करके आप केवल ज़िंदगियाँ अच्छा खासा हँसता खेलता परिवार खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं।